Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, डाइट हमीरपुर। डियर ट्रेनीज, इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछले ऑनलाइन सेशन में मेथड्स के ऊपर चर्चा करी है, विभिन्न मेथड्स को हम नंबर वाइज ले रहे हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड को लेकर। तो आइए जानते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया तो उसकी परिभाषाएं बदलती गईं, और इन परिभाषाओं के बदलने के साथ साथ मनोविज्ञान की विधियों का भी विकास होता गया। वो विधियां भी परिवर्तित होती गईं। जैसे कि सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता था, मन का अध्ययन किया जाता था, और तब मनोविज्ञान में इंट्रोस्पेक्शन मेथड का सहारा लिया जाता था, अंतर्दर्शन विधि का। और उसके बाद जैसे मनोविज्ञान अगली स्टेज में पहुंचा, जब चेतना का अध्ययन किया जाता था, तब ऑब्जर्वेशन मेथड का सहारा लिया जाने लगा, निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाने लगा। और ज्यों-ज्यों मनोविज्ञान आगे एक विज्ञान बनने की दिशा में आगे बढ़ा, आप जानते हैं कि विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला स्थापित जब करी लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 में, तो तब मनोविज्ञान की विधि में भी परिवर्तन हुआ और प्रयोगात्मक विधि ने जन्म लिया। तो आज हम इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे और मुख्य बिंदुओं को हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड वास्तव में होता क्या है। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि प्रयोगात्मक विधि का एक बहुत बड़ा योगदान है मनोविज्ञान को विज्ञान की दिशा की ओर ले जाने में। तो हम ये समझते हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं एक प्रयोगात्मक विधि की, एक विज्ञान की। तो आप जानते हैं जैसे साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी अबाउट फैक्ट्स, तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। अब जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो उसको अध्ययन करने की कुछ वैज्ञानिक विधियां होंगी, और विज्ञान की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उसमें वेरीफाइबिलिटी का गुण होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण होता है, उसमें डेफिनेटनेस का गुण होता है, जनरलिटी का गुण होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी का गुण होता है। यानी कि विज्ञान हम उसको कहेंगे जिसमें कि वस्तुनिष्ठता का गुण हो, जिसकी कि बार बार जांच की जाए, उसके परिणाम वैध हों, उसमें प्रामाणिकता हो, उसमें निश्चितता हो, सामान्यीकरण हो, और उसकी अपनी प्रयोगशाला हो, और उसमें अपने भविष्यवाणी करने की योग्यता हो। तो इनके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। ये मोटे तौर पर हम समझ लेते हैं कि विज्ञान के ये गुण होते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं जिसमें प्रामाणिकता गुण हो, जिसमें वस्तुनिष्ठता का गुण हो, जिसमें जो हो वो सामान्यीकरण का गुण हो, और जिसमें निश्चितता का गुण हो, और जिसमें भविष्यवाणी करने की योग्यता हो। तो ये हमारे एक प्रयोगात्मक विधि की विशेषता होती हैं। डियर ट्रेनी, आइए हम जानते हैं कि जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। सरल भाषा में हम कहें कि जब हमें एक प्रयोग करना होता है तो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर, तो हमें एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए अगर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो हमारे पास प्रयोगशाला का होना अत्यंत आवश्यक है, और उस प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंटर चाहिए। एक्सपेरिमेंटर मीन्स प्रयोगकर्ता चाहिए, और उसमें सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। सब्जेक्ट्स का तात्पर्य यहाँ पर है प्रयोज्य, हिंदी में हम कहेंगे प्रयोज्य। सरल भाषा में कहूँ, प्रयोज्य का मतलब जिसके ऊपर प्रयोग किया जाना है। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति कोई भौतिक विज्ञानों से अलग है, उसमें निर्जीव चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो मनोविज्ञान है उसमें सजीव चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, सजीव पे। यानी कि हमारा जो प्रयोज्य है, जिसके ऊपर हम मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना चाहते हैं, वो व्यक्ति,
जिस व्यक्ति के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि एक्सपेरिमेंटर हुआ प्रयोग करने वाला और जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, वेरिएबल्स, ये भी एक वैज्ञानिक पहलू हैं। जब हम करते हैं तो उद्दीपन की ज़रूरत होती है, उत्तेजना की आवश्यकता होती है, और उस उत्तेजना के प्रत्युत्तर में जो जवाब मिलता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। SR उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। और कुछ एक वेरिएबल्स होते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी जिसको हम कहते हैं कि जैसे मानो एक सामूहिक अगर कोई प्रयोग किया जा रहा है तो एक ग्रुप को सैंपल के तौर पर हम रख लेते हैं उसको, और दूसरे के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है उससे कंपैरिजन करने के लिए, तो ये चरों की भी आवश्यकता होती है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारी ये मुख्यतः चीज़ें उपलब्ध होना आवश्यक है, यानी कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंटर, सब्जेक्ट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड वेरिएबल्स। तो अब आइए मेन बिंदु पर हम लोग आते हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो प्रयोग करने के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रयोग करने में। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम किसी समस्या का चुनाव करते हैं, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या अध्ययन करना है, तो उसका चुनाव करना होता है, समस्या का चुनाव, P। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने लिखा I मीन्स इंट्रोडक्शन। हम उस पहलू के बारे में कुछ जानकारी पहले से हासिल करें कि वो वास्तव में होता क्या है। मानो अगर हम एक अटेंशन की कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है, तो अटेंशन क्या होती है उसका पहले हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उसकी हम इंट्रोडक्शन समझेंगे और उसके लिए ज़रूरी अपरेटस की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो हमें तैयार करने हैं। जब ये बेसिक चीज़ें हमारे पास होंगी, हमें समस्या हमारे पास आ गई, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली उसके बारे में, और उसके संबंधित जो उपकरण हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस का। H मीन्स हाइपोथेसिस। परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं कि हम क्या मानते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक इंटेलिजेंट होती हैं या लड़के अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। जो एक हमारी सामान्य धारणा है उसको हम परिकल्पना कहेंगे। उसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या जो हमारा मानना है वो सही है या गलत है। तो परिकल्पना या तो एक्सेप्ट की जाती है या रिजेक्ट की जाती है। अगर कोई डिफरेंस ना आए तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे, शून्य परिकल्पना। परिकल्पना जो हमने सोचा, जो हम मानकर चलते हैं, अगर वैसा रिजल्ट्स आते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इस परिकल्पना को स्वीकार किया एक्सपेरिमेंट के बाद। अगर परिणाम उसके विपरीत आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, लड़के और लड़कियों में इसमें जेंडर डिफरेंसेस नहीं होते हैं लर्निंग में, तो अगर हमने माना था कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक इंटेलिजेंट होते हैं या वाइस वर्सा, जैसे भी आपने समस्या का चुनाव किया था, तो उसको फिर हम रिजेक्ट करेंगे अगर उसके विपरीत परिणाम आए। और तीसरा, अगर उसमें कोई जेंडर का डिफरेंस कोई एक देखने को नहीं आया, जो रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, उसका कोई एक जो वैज्ञानिक तरीका है उसके मुताबिक उस पर ठीक नहीं उतरे, कोई अंतर देखने को नहीं मिला, तो उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस। नल मीन्स नो डिफरेंस। और उसके बाद जब हमने ये परिकल्पना का निर्माण कर लिया तो हम एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मैंने यहाँ आपको बड़ी सरल भाषा में पॉइंट्स दिए हैं। आपके बुक्स में कुछ टर्म्स जो हैं वो कठिन भी आपको लग सकते हैं, बड़ी सिंपल भाषा में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के इस मेथड को समझाने की कोशिश करी है। तो डिज़ाइन में कि डिज़ाइन का तात्पर्य होता है कि हमने एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, यानी कि उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसमें क्या निर्देश हमने देने हैं, और जब प्रयोग करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी हैं, क्या क्या सावधानियां प्रयोगकर्ता को
करनी है प्रयोग करते समय, और क्या प्रक्रिया रहेगी उस प्रयोग को करने की, कितने ट्रायल्स आप कितनी देर बाद लेंगे, है ना, कब लेंगे, कितना समय में लेंगे, कैसे उसको करेंगे, तो पूरी प्रक्रिया। तो डिज़ाइन में के बाद हम पूरे उसके निर्देश जो देने हैं, उसकी जो सावधानियां बरतनी हैं, या जो प्रक्रिया हमने तैयार करनी है, उसके ऊपर हम विस्तृत जो है वो एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे, और कि प्रयोग हमने वास्तव में करना कैसे है। और उसके बाद हम आंकड़ा संकलित करते हैं, और जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। जो डाटा हमने इकट्ठा किया, सबके मानो 50 लड़के हैं, 50 लड़कियों का ग्रुप है, उनका कंपैरिजन हम किसी पहलू को लेकर कर रहे हैं, तो उनके जो करने के बाद जो रॉ डाटा आता है उसको स्टैंडर्ड डाटा में हम लोग बदलते हैं। यानी कि सरल भाषा में कि आंकड़ों का संकलन ही रिजल्ट शीट हमारी तैयार होती है। जब वो रिजल्ट तैयार हो गया, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसका विश्लेषण करना कि इस स्कोर का मतलब क्या है, क्या ये एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, किसी भी ढंग से हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि इसका विश्लेषण करेंगे कि अगर ये स्कोर कम है तो इसका क्या मीनिंग है, अगर इससे अधिक होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा, अगर इससे भी अधिक होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा। यानी कि जो परिणाम आए, मानो फॉर एग्जांपल आप ये लीजिए, एक हम कहते हैं कि अगर 33% वाला बच्चा जो मार्क्स लेता है तो वो उसको पास किया जाएगा, इससे कम अगर लेता है तो वो फेल होगा। इसी ढंग से आपके 45% आपके ट्रेनिंग में बच्चा मार्क्स लेता है तो उसको हम पास डिक्लेयर करते हैं, 40% लेने वाले को फेल डिक्लेयर करेंगे, उसकी रीअपीयर आएगी। लेकिन मैट्रिक +2 में हम 33% का क्राइटेरिया लेते हैं। इस ढंग से मानो 60% से होगा तो हम उसको फर्स्ट डिवीज़न में मानेंगे। तो अलग अलग जो क्राइटेरिया के आधार पर हम उन परिणामों का विश्लेषण करते हैं, और लास्ट में जाकर हम उसकी पूरी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। पूरा जो हमारी एक रिसर्च हुई, जो उसकी फाइंडिंग हुई, उसकी रिपोर्ट की तैयारी करते हैं। अगर आपको ये बिंदु भी ज़्यादा लगते हैं तो मुख्यतः आप 4-5 पॉइंट को तो जरूर लेकर चलिए। एक पी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अगर आप ज़्यादा लंबा याद नहीं करना चाहते, इसको बिल्कुल समराइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला एक बिंदु आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। और दूसरा फिर आप उसके बाद ले लीजिए हाइपोथेसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो उसके बाद आपने समस्या का चुनाव करना, फिर उसकी परिकल्पना का निर्माण करना, और उसके बाद डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। 3 पॉइंट हो गए। डिज़ाइन का मतलब है कि उसमें इंट्रोडक्शन भी आ जाएगी, प्रिकॉशन भी आएगा, प्रोसीजर भी आ जाएगी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा फिर आप ले लीजिए रिजल्ट्स, उसके परिणाम, और 5वां इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो कम से कम ये 5 पॉइंट तो आपको नंबर वाइज लेकर आपने लेने हैं। ये नहीं कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आप बाद में करेंगे और रिजल्ट्स पहले तैयार कर लेंगे, इनका ऑर्डर आपने यही रखना है। तो यह आपको 9-10 पॉइंट हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैंने संक्षेप में लिखना है तो एक नंबर 1 पी यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा एच वाला पॉइंट ले लीजिए, उसके बाद हाइपोथेसिस, तीसरा डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और चौथा आप रिजल्ट्स, और 5वां इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये 5 नंबर वाइज आप जरूर लिखें। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोथेसिस 2, डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट 3, रिजल्ट्स 4, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स 5। ये 5 तो मुख्य बिंदु हैं, बाकी इसके सब पॉइंट्स में आपके बन जाएंगे। तो अगर आप डिटेल में इस ढंग से याद रखते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं रख सकते हैं तो भी वेल एंड गुड, तो आप इन 5 पॉइंट्स को रख लीजिए। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट मेथड की क्या मेरिट्स हैं। बहुत सारी मेरिट्स हम दे सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम कहेंगे कि एक समय की बचत और अधिक प्रामाणिकता, भविष्यवाणी, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता। देखिए भाई, एक तो टाइम की बचत होती है, एक फैक्ट्स की स्टडी होती है, ऑब्जेक्टिविटी का इसमें गुण होता है। हम टू दी पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है कि बिल्कुल सटीक से, जैसे a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, सटीक सी बात हम कहते हैं।
तो जब हम स्टिक सा फार्मूला कोई किसी को कहते हैं, तो जब भी हम साइकोलॉजी में भी इस तरह की स्टिक से एक्सपेरिमेंटल मेथड में अध्ययन करते हैं तो समय की बचत अवश्य होती है। और दूसरी बात है कि ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि के आधार पर इसको तैयार किया है, तो इस करके प्रयोगात्मक विधि अधिक प्रमाणिक होती है, इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी अधिक होती है बजाय कि और विधियों के। और जैसे और कहा कि वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती है, टू द पॉइंट होती है, सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ हिमाचल में किया जा रहा है और जाकर वो कर्नाटका में या किसी और अन्य देश में किया जा रहा है, तो उसके परिणामों में भिन्नता ना आए या बार बार जांच करने पर भी उसके परिणाम ना बदलें, वो एक परिणामों की जो वो सार्वभौमिकता होगी कि बार बार जांच करने पर भी या स्थान बदलने पर भी परिणाम ना बदलें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो यूनिवर्सल है, किसी भी जगह पर किया जाए एक जैसे परिणाम आएंगे। तो बार बार जांच करने पर भी परिणाम ना बदलें या स्थान बदलने पर भी परिणाम ना बदलें, तो उसे हम कहेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल रिलायबल है, बिल्कुल वैलिड है। तो ये ट्रेनिंग, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड की कुछ सीमाएं भी हैं। तो एक प्रयोजों के व्यवहार में परिवर्तन, आप जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान से मनोविज्ञान के एक्सपेरिमेंट डिफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यहाँ सजीव व्यक्तियों पर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी के बिहेवियर में एक उसकी नेचर डायनेमिक होती है, गतिशील होती है, व्यवहार परिवर्तनशील होता है। तो प्रयोजक के व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है, तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आ जाती है कि उस व्यवहार का अध्ययन करने में, क्योंकि समय के अनुरूप व्यवहार भी बदले जाते हैं, इसकी नेचर ही गतिशील है। तो इसके एक्सपेरिमेंटेशन की यहाँ पर थोड़ा एक लिमिटेशन बन जाती है। दूसरा एक खर्चीली विधि भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड में तो जैसे हमने कहा था कि आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए वो अपैरेटस चाहिए, आपके लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, आपके लिए प्रयोगशाला चाहिए, तब जाकर कहीं एक्सपेरिमेंट्स आप लोग कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम चरों पर नियंत्रण करते हैं, वेरिएबल्स जो शब्द हमने पहले पढ़ा था, तो उसको हम कंट्रोल्ड करते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो वास्तविक व्यवहार है वो थोड़ा बनावटी सा बन जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है नेचर का। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सोशल बिहेवियर हैं, तो उसमें उसके अध्ययन में एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसको जो हम कंट्रोल्ड कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट की स्थिति में प्रयोगशाला के अंदर, उसको वो सीमित उसकी नेचर बनती जा रही है। तो इस तरीके से अन्य भी आप पॉइंट इसके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँ तो एक्सपेरिमेंट मेथड की एक अपनी भूमिका है, क्योंकि ये जो एक किसी विज्ञान के उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति करता है। तो आइए आप देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं। द मेन एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आर, जो मुख्य उद्देश्य होते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट के कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य का और प्रभाव का संबंध। इफ़ इवेंट ए कम्स आफ्टर इवेंट बी, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो एक कार्य संबंध का जो प्रभाव है, एक वो उद्देश्य रहता है एक्सपेरिमेंट मेथड का। दूसरा एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य होता है कि टू नो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, मनोवैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना। टू एनहांस नॉलेज, और अपने ज्ञान में वृद्धि करना। और इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स, एक ये भी प्रयोगात्मक विधि का उद्देश्य होता है कि जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनका विश्लेषण करना और फिर अमुक विश्लेषण के मुताबिक उस व्यक्ति के विशेष व्यवहार को प्रेडिक्ट करना, उसके बारे में भविष्य करना कि ये व्यक्ति आने वाले समय में इस तरह का व्यवहार करेगा। तो ये कुछ एक उद्देश्य हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड के।
और इन उद्देश्यों की पूर्ति में हमारी प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल सटीक उतरती है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में एक वैज्ञानिक विधि है, इस करके इसके परिणामों की सत्यता होती है और वो परिणाम बड़े विश्वसनीय होते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू अचीव अबव ऑब्जेक्टिव्स। जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव ऊपर डिस्कस किए, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एक्सपेरिमेंटल मेथड जो बहुत अहम भूमिका निभाता है। हेंस मेक द साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरल साइंस। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये प्रयोगात्मक विधि जो है वो मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तो आज प्रयोगात्मक विधि के ऊपर हमने एक माइंड मैप की फॉर्म में संक्षेप में चर्चा करी है। उम्मीद है कि आप अब मनोविज्ञान विधि को अच्छे से समझने में सक्षम होंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।